हाय गाइस, कैसे हो सब। काफ़ी टाइम ही हो गया वैसे तो मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे दैट वाज अबाउट इंटरव्यू क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो मुझे ऐसा लग रहा था कि कॉमन है, आप लोग भी अगर अपने जॉब वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो तो काम आएंगे। तो उस वीडियो पे कुछ लोगों ने बोला कि आंसर्स भी शेयर कर दो, तो डिसाइडेड कि चलो फिर आंसर्स की भी एक वीडियो बनाते हैं। तो आंसर सबको कि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे, 22 मिनट की वीडियो में तो बहुत सारे क्वेश्चंस ही मैंने कवर करे थे। तो आज मैं एक पार्ट उसका शूट कर रही हूँ जिसमें बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चंस जो इनिशियल पार्ट ऑफ दैट वीडियो में थे वो इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ, उनके आंसर्स। ठीक है, बाकी के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में डेफिनेटली आई विल बी गिविंग अनदर वीडियोज एंड दिस टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लेट नहीं करूँगी मैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट मी नो कि दीज आंसर्स आर हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। ठीक है, मुझे बताना भाई कि आंसर सच में हेल्प कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम चलते बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो था कि अकाउंटिंग के रूल्स, 3 रूल होते हैं हमारी अकाउंटिंग के, जिसे हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। एंड दैट इज़ नंबर 1 होता है हमारा उसमें रियल अकाउंट से रिलेटेड, दैट इज़ what comes in debit and what goes out credit, so that is related to the real account. then number 2 हमारा आता है उस पर पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में होता है रूल हमारा डेबिट द डेटर एंड क्रेडिट द गिवर। द थर्ड वन इज द नॉमिनल अकाउंट, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग के 3 रूल्स हो गए। एंड अब हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपसे वो कुछ एक आध एग्जाम्पल्स वगैरह भी पूछ ले, तो अकॉर्डिंगली आप एक दो एग्जाम्पल्स भी इस पर प्रिपेयर करके रख सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन जो था। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, सिंपल, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कुछ भी चीज़ है अकाउंटिंग से रिलेटेड उसका इम्पैक्ट एट एंड यही आना है कि भाई एसेट्स बराबर लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अब इससे में शायद मैंने वीडियो में डाला था नहीं डाला था, बट इससे रिलेटेड ना मेरे पास एक क्वेश्चन ये आया था कि एक एग्जाम्पल दो जहाँ पे आप इसको अकाउंटिंग के क्वेश्चन में फिट कर पाते हो। कि लेट से फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मैंने गुड्स सेल करे एंड देन उसकी एक वो किस तरह से आप अकाउंटिंग के क्वेश्चन में फिट करोगे। कि गुड्स सेल करने की जर्नल एंट्री क्या होती है, सिंपल हम कैश सेल्स की बात करते हैं अभी, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मेरे पास पैसे आ गए और मेरा स्टॉक चला गया, तो इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में मुझे फिट करना है। तो सिंपल हो गया कि भाई एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स में क्या चला गया, मेरा बैंक, लेट से 10,000 मुझे रिसीव हुए थे, एंड जो मेरा स्टॉक चला गया दैट इज एक तरह से पी एंड एल अकाउंट की अगर मैं बात करूँ दैट विल हिट दैट क्रेडिट साइड ऑफ द पी एंड एल अकाउंट। अगर मैं डायरेक्टली बोलती हूँ कि वो मेरा इनकम साइड में चला जाएगा तो अकॉर्डिंगली इनकम विल इम्पैक्ट द कैपिटल। तो द 10,000 डेबिट एसेट्स में चला गया, 10,000 कैपिटल में। इस एक बहुत ही ऐसे नॉर्मल से एग्जाम्पल लिया था, आई वॉज नॉट कंसिडरिंग द एक्सपेंसेस एंड ऑल। ठीक है, सो दैट इज अ थिंग। द नेक्स्ट वन होता है कि जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो जर्नल एंट्री ऑफ क्रेडिट सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होती है। तो सिंपल क्या बोलते हैं आपका डेटर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि अभी मेरे पास कैश तो आया नहीं तो मैं डेटर्स को डेबिट करूँगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर जीएसटी इन्वॉल्व है तो क्रेडिट सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होती है। तो अगर जीएसटी इन्वॉल्व है तो क्रेडिट सेल्स की जर्नल एंट्री सिंपल डेटर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी, और वी कैन से द जीएसटी पेबल सेल्स विद अकॉर्डिंग टू द सेल्स। मेरा जीएसटी जो है उस पर एक पर्टिकुलर रेट से जो भी निकलता है दैट इज माई पेबल अकाउंट, पेबल जीएसटी पेबल अकाउंट से मैं उसको क्रेडिट कर सकती हूँ, या फिर मैं आउटपुट जीएसटी अकाउंट। अगर मैं आपको अमाउंट्स फिट इन करके इसका एग्जांपल दूँ तो सिंपल कि लाइक से मेरा 100 रुपीज़ का गुड्स बिका था जिस पर 12% का हम जीएसटी का रेट लगा लेते हैं, तो 12 रुपीज़ का मेरा जीएसटी हो गया। तो डेटर्स को मैं डेबिट करूँगी 112 रुपये से, बिकॉज आई हैव टू रिसीव दैट फ्रॉम द डेटर्स। क्रेडिट सेल्स मेरा 100 रुपीज़ का ही हुआ है तो सेल्स को मैं 100 से क्रेडिट करूँगी, एंड द नेट द रिमेनिंग बैलेंस इज द जीएसटी पेबल और द आउटपुट जीएसटी, जो 12 रुपीज़ से मेरा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हो गया कि जीएसटी अगर इन्वॉल्व है क्रेडिट सेल्स में तो क्या एंट्री पास होगी। द नेक्स्ट वन, अब मेरे को कलेक्शन हो रहा है डेटर्स से, मेरे पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो उस समय पे मैं एंट्री क्या पास करूँगी अलॉन्ग विद, अगर डेटर को मेरा टीडीएस भी डिडक्ट करना है
तो सिंपल हम यहाँ पर देखो इस पे थोड़ा सा समझते हैं कि डेटर को अगर टीडीएस डिडक्ट करना है तो थोड़ा सा इनकम टैक्स का एक प्रोविज़न समझ लेते हैं कि भाई लेट से अगर सेल्स पे डेटर को टीडीएस डिडक्ट करना है तो कौन सा प्रोविजन लगेगा। 194Q एक तो हमारा टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स लगता है। सो दैट इज़ आई गेस रिलेटेड टू दी ई कॉमर्स एंड ऑल। मुझे पूरा प्रोविजन अभी याद नहीं आ रहा है, नॉट एबल टू रिकॉल। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सर्विसेज पर लगता है कि लेट से मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है और वो मेरे को डेटर से अमाउंट रिसीव करना है, उसके अगेंस्ट 194C जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज है, प्रोफेशनल सर्विसेज है तो 194J में कवर हो जाएगा। तो ये तो एक बात हुई। अब CBDT का एक सर्कुलर है रिगार्डिंग दी सर्विसेज कि भाई आपका अगर डेटर को टीडीएस डिडक्ट करना है तो सर्विसेज के केस में क्या करते हैं। सर्विस टैक्स के टाइम पर ही आया था, ये जीएसटी पर भी सेम इज एप्लीकेबल कि भाई जो सेल्स का अमाउंट है वो बिना एक्सक्लूडिंग द जीएसटी उस अमाउंट पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। लेट से मेरा 100 रुपीज़ का सेल था, पिछले एग्जांपल को ही हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, और 12 रुपये का जीएसटी था, तो टोटल तो डेटर को 112 रुपये मुझे देने थे। अब हम मान के चलते लेट अज्यूम करते टीडीएस का रेट है 10%, तो ऐसे इस हिसाब से 11.2 रुपीज़ का क्या टीडीएस डेटर को डिडक्ट करना है। तो इस पर CBDT का सर्कुलर टीडीएस के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं ऑन सर्विसेज कि भाई सर्विसेज के केस में अगर इनवॉइस से ये पता चल पा रहा है कि जो वैल्यू है ये सेपरेट है जीएसटी की, कि 100 मुझे पता है कि 100 इज़ माई सर्विस का कंपोनेंट, 12 इज़ माई जीएसटी का कंपोनेंट, ऐसा आई एम एबल टू आइडेंटिफाई। तो आपको 100 रुपीज़ पर 10% टीडीएस डिडक्ट करना है, दैट इज़ 10। एंड इन केस नहीं पता चल पा रहा है अभी जो हमारा इनवॉइस वैल्यू दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि उसमें वैल्यू विदाउट जीएसटी कितना है, ऐसा केस हो जाता है, तो उस केस में फिर 112 पर ही 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। तो शायद थोड़ा सा मैं ज़्यादा जनरल एंट्री से डीप में चलेगी टैक्स के रिलेटेड, बट ये हाइक प्रोविजन है जो आपको पता होना चाहिए। एंड आई जस्ट चेक ऑन नेट, तो ये सेम रूल हम गुड्स के केस में भी अगर टीडीएस अप्लाई होते हैं तो वहाँ भी लगा सकते हैं कि भाई इफ़ आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द जीएसटी कंपोनेंट सेपरेटली फ्रॉम द इनवॉइस फ्रॉम द एग्रीमेंट कॉपी, तो फिर मैं नेट अमाउंट विदाउट जीएसटी वाले पर ही टीडीएस डिडक्ट करूँगी अपना रेट लगा के। एंड अगर नहीं कर पा रही हूँ तो टोटल अमाउंट मजबूरी हो जाती है, फिर कंप्लाई तो करना ही है प्रोविजन से। तो अब एंट्री पे आते हैं कि एंट्री क्या होगी। तो यहाँ पर आई एम एज्यूमिंग कि टीडीएस का रेट है 10% एंड डेटर को 100 रुपीज़ का मेरा सेल्स हुआ था, उस 100 रुपीज़ के सेल्स पर 10% टीडीएस डिडक्ट करना है, दैट इज़ 10 रुपीज़ उसको डिडक्ट करना है एंड वो गवर्नमेंट को जमा करना है। तो मुझे कितने रुपीज़ डेटर देगा, तो डेटर मुझे देगा 102 रुपीज़। हम पिछले एग्जाम्पल से इसको लिंक करके चल रहे हैं कि भाई बैंक अकाउंट आई विल डेबिट बाय 102, टीडीएस डेबिट 10 रुपीज़, टीडीएस मेरा एसेट बन जाएगा मैं अपनी बुक्स की बात करूँ तो, एंड टू डेटर 112 क्योंकि डेटर से मुझे 112 रुपीज़ रिसीव होने थे एज इन द अर्लियर एग्जाम्पल वी सॉ, एंड उसमें से 10 रुपये डेटर ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, तो 102 रुपीज़ उसने मुझे पे कर दिया, सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट वाला बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स की जर्नल एंट्री क्या होती है। अब बैड डेब्ट्स की जर्नल एंट्री पे जाने से पहले दो तरह से एनी पर्सन बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब देर आर 2 methods. The number 1 method is the direct write off method and the number 2 is provision method. ठीक है, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड क्या बोलता है कि सिंपल मैं कोई प्रोविजन वगैरह नहीं बनाती हूँ अपनी बुक्स में, मैं सिंपल एज एन जब मुझे पता चलता है कि भाई ये कि पर्टिकुलर मेरा डेटर था, इससे मुझे पैसे रिसीव होने थे पर इसने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं, तो मुझे बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे उतने अमाउंट से, अपना P&L में लॉस शो करना पड़ेगा एंड डेटर को कम करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। तो लेट से इसकी क्या एंट्री होगी, सिंपल जब मुझे पता चलता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट कि भाई मेरे ये डेटर से तो पैसे आने वाले हैं नहीं, ये हो गया बैड डेब्ट, तो एंट्री अपन करेंगे इसकी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, जिसमें बैड डेब्ट्स जाएगा P&L में एंड डेटर्स क्योंकि मैंने क्रेडिट कर दी तो अकॉर्डिंगली वो एसेट्स कम हो जाएंगे मेरे उतने अमाउंट से। एंड क्योंकि बैड डेब्ट्स P&L को हिट करता है तो इसकी एंट्री अगर मैं राइट ऑफ वाली एंट्री बताऊँ तो P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, वही अमाउंट के बैड डेब्ट्स को हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे एज एन एक्सपेंस और अकॉर्डिंगली मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा उतने अमाउंट से। अब बात करते हैं कि अगर प्रोविजन बनता है हमारी बुक्स में तो क्या एंट्री होगी। तो इफ़ यू आर फॉलोइंग द प्रोविजन मैथड तो होता क्या है कि इसमें एक एस्टिमेटेड बेसिस पे कि पिछले साल लेट से कि मुझे इतने अमाउंट्स के बैड डेब्ट्स हुए, तो मैं एक रेट डिसाइड कर लेती हूँ कि भाई इस साल आई एम अज्यूमिंग कि लेट से टोटल डेटर्स पे मेरे को 10% तो भाई जाएगा, बैड डेब्ट्स हो ही जाएगा, इतना मुझे नहीं मिलने वाला है। तो मैं बिगनिंग पर ही ना एक प्रोविजन क्रिएट कर देती हूँ अपनी बुक्स में। उस प्रोविजन को क्रिएट करने की एंट्री क्या होगी, सिंपल P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट।
तो यहाँ पे मैंने एक प्रोविज़न क्रिएट कर लिया और अपना प्रॉफिट अकॉर्डिंगली उतने से कम कर लिया, और एक लाइबिलिटी ये क्रिएट हो जाता है। प्रोविजंस आर लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब एक्चुअल जब बैड डेब्ट्स ईयर एंड तक मुझे पता चलता है कि भाई मेरे इतने एक्चुअल में बैड डेब्ट्स हुए हैं, तो मैं क्या एंट्री करूँगी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। मतलब मैंने जो भी प्रोविजन क्रिएट करा था उसमें से जितना भी मेरा बैड डेब्ट्स हो गया ना, मैंने प्रोविजन को कर दिया डेबिट, तो मेरा प्रोविजन कम हो जाएगा ना अकॉर्डिंगली। कि लेट से 100 रुपीज़ का मैंने प्रोविजन बनाया था, मेरे को 50 रुपीज़ का बैड डेब्ट्स हुआ, 50 रुपीज़ का एक्चुअल बैड डेब्ट्स हुआ, तो मैं अपने डेटर्स 100 से नहीं कम करूँगी, मैं अपने डेटर्स 50 से कम करूँगी। तो मैं एंट्री के पास करूँगी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 50 टू डेटर्स अकाउंट 50, ठीक है। P&L तो हमने पहले ही अपना 100 से हिट कर लिया, तो यहाँ पे ये ट्रांसफर नहीं होगा P&L अकाउंट में। यहाँ पर प्रोविजन के अकाउंट पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा 50 रुपीज़ का, जो लाइबिलिटीज़ में शो होता रहेगा। तो प्रोविजन वाला फंडा इस तरह से चलता है। अब आप बोलोगे ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मैंने प्रोविजन तो बनाया हो 100 रुपये का और मेरे बैड डेब्ट्स हो गए 150 रुपये, तो क्या करेंगे, तो सिंपल करेंगे, हम 50 रुपये को और एक्स्ट्रा प्रोविजन बना देंगे, सेम एंट्री पास करके P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, और 50 रुपीज़ की मैं एक और एंट्री पास करूंगी और अपने 150 से डेटर्स कम कर दूंगी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो इस तरह से आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करोगे कि प्रोविजन्स भी अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो। नेक्स्ट था जनरल एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सिंपल वो कि जो ऑन अ पर्टिकुलर डेट मेरे एक्सपेंसेस ड्यू थे पर मैंने उन्हें पे नहीं करा, मतलब एक ड्यू डेट निकल गई। लेट से कि रेंट होता है, हम रेंट के एग्जांपल लेते हैं, रेंट आपको फर्स्ट ऑफ द पर्टिकुलर मंथ पे करना होता है बट फर्स्ट को आप देना भूल गए, तो वो आपका हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आप उसकी एंट्री के पास करोगे, जिस डेट पे आपका रेंट ड्यू हो जाता है आप एंट्री पास करोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब रेंट तो आपका P&L में जाएगा ही क्योंकि वो आपका एक्सपेंस इनकर हो ही गया, एंड जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो आपकी लाइबिलिटी बन गई कि भाई ये पैसे मुझे देने हैं। जब आप जब वेन यू पे दीज एक्सपेंसेस तो आप क्या एंट्री करोगे, सिंपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक। भाई एक्सपेंस तो मैंने पहले ही P&L अकाउंट में डेबिट कर दिए थे ना, तो मैं दोबारा से थोड़ी अपना डबल खर्चा तो बुक करूँगी नहीं। मैंने जो पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपने लाइबिलिटीज़ में डाले हुए हैं मैं उनको हटाऊँगी, राइट ऑफ करूँगी, अपनी बुक से हटाऊँगी और बैंक को क्रेडिट कर दूँगी, ठीक है। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। द नेक्स्ट वन इज जनरल एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब हो गया जो जिनकी भी डेट आई नहीं है एंड मैंने पहले ही पे कर दिया, एडवांस। तो एडवांस अगर आपने एक्सपेंसेस पे करे हैं तो आप सिंपल एंट्री भी पे पहले कर देना, तो मेरा बैंक हिट हो गया, भाई मैंने तो पे कर दिया। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गया, मेरा एक एसेट बन गया एज एंड व्हेन, जब तक उनकी दैट इंक्रेंस डेट नहीं आ जाती तब तक वो मेरी बैलेंस शीट में लेट से एक एसेट्स बनेंगे कि एक पर्टिकुलर एक्सपेंस मेरा मार्च अप्रैल में ड्यू था बट मैंने उसको मार्च में पे कर दिया, तो मार्च में वो मेरी बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, एक एसेट दिखता रहेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस का अदर करंट एसेट्स में। एंड जब वो इनकर हो जाएगी, उसकी वो ड्यू डेट आ जाएगी, तो मैं सिंपल ट्रांसफर एंट्री पास करूँगी एक्सपेंस डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस में, उसको उससे एडजस्ट कर लूँगी क्योंकि बैंक तो मैंने पहले ही हिट कर लिया है। तो ये जो थे क्वेश्चंस ये थे बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चंस। इसके अलावा फर्दर एडवांस वाले जो थे एंड जो भी आगे बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं एक और पार्ट बना दूंगी रिगार्डिंग दिस इंटरव्यू सीरीज। सो स्टे ट्यून्ड एंड मुझे बताना दैट दिस वाज हेल्पफुल और नॉट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। अभी एग्ज़ाम्स भी आने वाले हो गए तो आप अपनी प्रिपरेशन में लग गए हो, एंड जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं दोज आर फ्रेशर्स, तो ऑल द बेस्ट टू यू टू एज वेल। मिल जाएगी, अच्छे से मेहनत करते रहो एंड जस्ट गिव योर बेस्ट, आई विल से।